ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है ऑप्टिक्स का, एक ऐसा फेनोमेना है जो कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स से क्लियर नहीं किया जा सकता। एक्चुअली में रे ऑप्टिक्स भी अलग से कुछ नहीं होता है, वो भी एक वेव ऑप्टिक्स का हिस्सा ही है। मैं आपको ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ा दिया, वेव नहीं पढ़ाया, तो वेव मैं अभी पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है उसमें कुछ भी। पर फिर भी वेव ऑप्टिक्स का आपको बेसिक सबको पता है कि वेव, लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल कर, सब लोग खुश थे। फिर आया अचानक से एक फेनोमेना। उस फेनोमेना में क्या हुआ? जैसे ही प्लेट पर किसी एक सरफेस पर लाइट गिराई और उससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होना शुरू हुए, वो एक इस तरह का सिस्टम है। हमने क्या किया, एक वैक्यूम चेंबर बनाया, और वैक्यूम चेंबर में ये दो प्लेटें दूर दूर रखी एक दूसरे से। एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और फिर स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करेगा तो भाई साहब करंट तो फ्लो होगी नहीं। काहे फ्लो नहीं होगी करंट? काहे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट तो फ्लो होगी नहीं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो थोड़ी ऐसे कूद के सीधे चले जाएंगे। मतलब बीच में गैप है। हम लोग बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि सर स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होता है, सर्किट ब्रेक कर देंगे सर करंट फ्लो नहीं होता है, सर तार को दूर दूर कर देंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे, तार में कट लगाओ, सर करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये सब चीजें हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सर्किट ब्रेक हो तो करंट फ्लो नहीं होता है। फिर हमने क्या किया, लाइट का रेडिएशन गिराया, जैसे सामने डायग्राम में गिराया जा रहा है। हमने लाइट का रेडिएशन गिराया नेगेटिव वाली प्लेट पर, और उससे हमने क्या देखा यार, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए, कूदने लगे इलेक्ट्रॉन तुरंत सरफेस से बाहर निकलने। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ? अवे फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव चले गए। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, उसी को हमने कहा कि भैया करंट फ्लो हो गई। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था करंट का फ्लो होना, कि करंट कैसे फ्लो करती है, हमने बता दिया। ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि हमारे वेव ऑप्टिक्स से क्लियर नहीं हो पाता है। दैट्स वाई कोई अगर हमसे पूछे कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे पता चलता है, तो हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी गेट टू नो अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। फिर आता है इसमें वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि वर्क फंक्शन वो हमारी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जिस पर, या फिर कार्यफलन जिसको हिंदी में कहते हैं, जो मिनिमम ऊर्जा हमको चाहिए है किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए। इससे इलेक्ट्रॉन केवल टूट जाता है, अगर इसको बाहर भगाना है इलेक्ट्रॉन को, तो हमें ज्यादा और एनर्जी देनी पड़ती है। एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लेमडा से लिखते हैं, लेमडा नॉट। और न्यू नॉट हमारी दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। और वेवलेंथ भी हमारी दहली तरंगदैर्घ्य लिमिटिंग वेवलेंथ हो गई, जिसके बाद हमारा निकलेगा नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन है ये। कुछ हमने वर्क फंक्शन के आप लोगों को, ये देखिएगा सामने दिखाई दे रहे हो तो, जब भी कुछ दिखाई ना दे या सुनाई ना दे या समझ में ना आए, प्लीज डू लेट मी नो। वैसे ऐसा होता नहीं है अपने यहाँ, लेकिन अगर नहीं हो समस्या हो तो बता दीजिएगा। तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एलिमेंट वर्क फंक्शन ईवी। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे अधिक दिखाई दे रहा है हमें। वर्क फंक्शन मतलब प्लेटिनम में से यदि हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो उसमें सबसे अधिक हमें मेहनत लगेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट उस पर गिरानी पड़ेगी, मतलब अल्ट्रा वायलेट वाली लाइट गिरानी पड़ेगी। और सीजियम से निकालना है तो सीजियम से हमारी लाइट और कलर से भी निकल सकती है। कलर से कैसा मतलब है मेरा? फ्रीक्वेंसी से। जो वायलेट कलर होता है या अल्ट्रा वायलेट होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो येलो कलर होता है, या फिर ऐसे जाते जाते हम लोग रेड तक चले जाते हैं, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझना आपके लिए अति आवश्यक है। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो समझना आवश्यक है। आइंस्टाइन ने हमसे कहा था कि जो भी आप एनर्जी दोगे अपने इलेक्ट्रॉन को, जो भी आप सरफेस पर गिराओगे, लाइट एनर्जी की बात हो रही है ये, जो भी आप एनर्जी गिराओगे, यदि वो एच न्यू नॉट से ज्यादा है, सबसे पहली पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड वाली बात, यदि वो हमारी एच न्यू नॉट से अधिक है, यदि, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एनर्जी, जो रेडिएशन, लाइट रेडिएशन जो तुम दे रहे हो उसको, यदि तुम्हारे एच न्यू नॉट से अधिक है, यदि ऐसा है तब तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और यदि नहीं है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ओके फाइन, मान लेते हैं कि ये अधिक है। तो तुमने जो एनर्जी दी हुई है, जो तुमने एनर्जी दी हुई है ई, वो एनर्जी तुम्हारी दो हिस्सों में बटेगी। पहले तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, मतलब पहला तो इस खर्चा होगा तुम्हारा उसके वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और दूसरा खर्चा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हम इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस कार्यफलन वर्क फंक्शन। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, अब कई बच्चे इसको गलत आइडिया ले लेते हैं इसका। बच्चों को लगता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया, इस इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, जो निकल के भगता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, नहीं होती है। कौन बताएगा? शिक्षा, तुम बताओगी कितनी होती है? शिक्षा आई है क्लास में? मुझे तो हाँ है, तो बताइए यस शिक्षा जरा, कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर, एच न्यू। अरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अंकित तुम बताओ। अंकित, सर ई इंटू वी। अरे यार, कौन बता सर रहा है? जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वो 0 से लेकर के ई मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। मैंने लिखवाया भी था, तुम लोग नोट्स नहीं बनाते हो भैया। कॉपी पेन लेके बैठा करो क्लास करते टाइम पर। अगर मैं तुम्हें मैं तुम्हें भेजता तो हूँ, इसीलिए चैप्टर के बाद भी भेज रहा हूँ, भेज तो रहा हूँ। नोट्स आपके पास आ जाएंगे, उसकी चिंता छोड़ दो। लेकिन आप अगर खुद भी कुछ नहीं बनाओगे तो फिर बेकार है पढ़ने का, फिर मतलब ही नहीं है। घंटा 1.5 घंटा इधर बैठते हो, क्या फायदा? तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमसे कहती है फाई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम के बराबर होता है। लेकिन हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स नहीं होती, वो 0 से के ई मैक्स तक, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। अब कोई पूछे कि कितनी होगी, तो एग्जैक्टली तो किसी के पिताजी भी नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितनी होगी। लेकिन हाँ, ये पता है कि 0, कम से कम उसमें 0 हो सकती है, बावजूद इसके कि तुमने वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी दी, बावजूद 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो 0 से लेकर के ई मैक्स तक कुछ भी हो सकता है। फिर एक बेहतरीन सी चीज आती है हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम की। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि हमारी करंट को, फोटो करंट को स्टॉप कर देता है। व्हाट डू वी मीन बाय फोटो करंट? फोटो इलेक्ट्रॉन से निकलने से जो करंट होती है उसको हम फोटो करंट कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो करंट फ्लो होती है आई, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई, उल्टा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सिचुएशन उल्टी है, इधर से इधर करंट जा रही है। आई आई, ये करंट हमारी फोटो करंट है। अनन्या, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? सर बढ़िया चल रही, मतलब बढ़िया भी नहीं, ठीक ठाक। ठीक ठाक चल रही है। इस बार पेपर डिले नहीं होगा, पता है? हाँ। थोड़े पढ़ाई पे जोर दो। समय कितना भी बचा रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारा तो ये काम है कि हम जो मिला है उसको कितना हद तक हम ईमानदारी से करते हैं। बाकी होना नहीं होना वो तो ईश्वर का भी उसमें हाथ रहता है थोड़ा सा। मतलब लक वाला भी बात है, अब इतने बच्चे देते हैं तो उसमें लक वाली भी बात आती है, मैं मानता हूँ इसमें। लेकिन अपने को तो ट्राई करना मांगता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जी सर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की, वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स 0। वो नहीं लिखा, वो 0 लिखा, मैं इसको उसको, मेरा यार आज कुछ गड़बड़ हो गई राइटिंग पैड में। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है, सब सही है। बिकम्स 0, जो हमारी फोटो करंट है वो 0 हो जाती है, तब हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जरा हम एक डायग्राम बना के देखा हमने, किसके बीच में? ग्राफ बना के देखा हमने, करंट और पोटेंशियल के बीच में। तो जो पीछे वाला पोटेंशियल है उसे हम नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं, और जिस पर हमारी करंट, जो वाई एक्सिस पर करंट है, 0 हो जाती है, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर इस तरह से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें बनाया गया है, जिस पर हमारी करंट 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैंने आपको बतानी है कि ये होता है हमारा क्या, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब ये इस पर भी डिपेंड करता है, अपनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करती है। एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ही डिपेंड करती है। मतलब जैसे आपके सरफेस पर लिमिटेड फोटोन है, चलो ठीक है वो भी, लेकिन लिमिटेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गिरने वाले फोटोन भी तो लिमिटेड है। जैसे पर सेकंड मान लो 100 फोटोन निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 100 इलेक्ट्रॉन ही तो निकल सकते हैं, मतलब पर सेकंड। देखो अभी आगे इंटेंसिटी बताने वाला हूं मैं, फिर ग्राफ बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, देखिएगा। तो ये रहा हमारा फोटो करंट। फिर हाफ एम वी स्क्वायर बराबर वर्क डन बाय बैटरी, और वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन को चार्ज इनटू पोटेंशियल ईवीएस। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हमारी ईवीएस हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन तनिक मनिक बदल के ये हो जाती है एच न्यू बराबर 5 प्लस ईवीएस।
फिर उसके बाद हमने इसी इक्वेशन से ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हमने ग्राफ बनाया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ सीधा लीनियर इक्वेशन y बराबर mx प्लस c से बन जाता है। इसमें m की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन e। ये क्वेश्चन में आ चुका है, पूछा जा चुका है अपन से, m की वैल्यू h अपॉन e होती है। तो m की वैल्यू h अपॉन e की जो बात है ये कांस्टेंट रहता है, m की वैल्यू h अपॉन e किसी भी मेटल के लिए आपकी h अपॉन e नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मेटल बदल दोगे तो फाई बदल जाएगा, फाई बदल जाएगा तो इंटरसेप्ट c की वैल्यू बदल जाएगी। यानी कि ये शुरू हो रहा है अभी कहीं से नीचे, y एक्सिस पर कहीं से शुरू हो रहा है, मेटल बदल दोगे तो कहीं और से शुरू होगा, मेटल बदल दोगे तो कहीं और से शुरू होगा। लेकिन जो स्लोप है, ढलान है, वो नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ही है वो ढलान, h अपॉन e के बराबर है। यानी कि h और e दोनों हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो ये तो हो गई हमारी भैया लोग पिछली वाली क्लास, जहां पिछला था जो हमने पढ़ लिया था। अभी हम थोड़ा सा इंटेंसिटी के बारे में समझते हैं। लेट्स सी हु नोज अबाउट इंटेंसिटी। कोई बताएगा मेरे को कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसे कहते हैं? अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, कोई ये भी बता दे हिंदी में क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हिंदी में? सर हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नहीं, तरंग दैर्ध्य नहीं कहते, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, Light fall on per unit area, sir. हाँ, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वेरी गुड। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंसिडेंट एनर्जी, लाइट से मतलब नहीं है, एनर्जी से मतलब है हमारा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऊर्जा जो इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल पर गिरती है उसे कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सूरज के लिए यही चीज कहलाती है सोलर कांस्टेंट। लाइट के लिए जब सन से हमारे ऊपर लाइट गिरती है ना, सरफेस पर, अर्थ पर, तो उसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सन को, अर्थ पर गिरने वाली इंटेंसिटी, तो उसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सेम चीज, इंटेंसिटी वो भी होती है, इंटेंसिटी एनर्जी। अब जैसे लाइट की इंटेंसिटी है ना, साउंड की भी इंटेंसिटी होती है। कैसा? साउंड एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट्स, वो साउंड होता तो साउंड, एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट्स पर यूनिट एरिया, ये वेव के लिए होती है इंटेंसिटी, एरिया पर यूनिट टाइम। तो आई का फॉर्मूला जो है हमारा वो हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को हम पावर की कहते हैं, पावर पर यूनिट एरिया। एनर्जी अपॉन टाइम को हम पावर भी कहते हैं, पावर अपॉन एरिया। वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अभी सुनिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, चलते चलते हैं आगे। एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं? एच न्यू, एच न्यू एरिया इनटू टाइम। इसको एच न्यू तो एक फोटोन की हो गई ना, नंबर ऑफ फोटोन एन गिरते हैं तो एन एच न्यू एरिया अपॉन टाइम। एक मिनट बच्चों, जरा एक मिनट होल्ड करिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ थे I इक्वल्स टू एच न्यू इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन कितने गिर रहे हैं तुम्हारे टोटल एनर्जी में। एक फोटोन की एनर्जी हो गई एच न्यू, और एन नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी हो गई एन एच न्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये हो गया हमारा पावर। ठीक है, और पावर लिखने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, तो यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग। अब तुम्हें ये वाली बात भी पता होगी, एरिया पर यूनिट टाइम, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इनके बीच का एरिया भी बढ़ता जाता है। मैं बताऊं तो एन एच न्यू एरिया को अपन पाई
आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर लिख देते हैं इनटू टाइम। अब जरा इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। मान लेते हैं ये सन है हमारा, सन इज एक्टिंग एज अ सोर्स, सन सोर्स की तरह काम कर रहा है। अब सन सोर्स की तरह काम कर रहा है तो इससे क्या है, रेडिएशन निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है। ये हमारे सोर्स से निकलने वाली रेज हो गई। अब मान लो हमारी जो प्लेट है या ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जर्वर, जो इसकी रेज को ऑब्जर्व कर रहा है, वो इससे डी दूरी पर है, डी दूरी पर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो मतलब डी दूरी पर है, तो जो सन से लाइट निकलेगी वो कितने एरिया में फैलेगी, पाई डी स्क्वायर में फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसे ऐसे करके तुम वो कर लो, पाई डी स्क्वायर एरिया में फैल जाएगी चारों तरफ, पाई डी स्क्वायर इस तरफ, पाई डी स्क्वायर इस तरफ, पाई डी स्क्वायर इस तरफ, पाई डी स्क्वायर एरिया में फैलेगी कि नहीं फैलेगी बताओ? यस सर। ठीक है। या फिर अगर टोटल टोटल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एरिया निकालोगे ना तुम, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 पाई डी स्क्वायर कर देते हैं तो 4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको एक चीज पूछी जाती है, इंटेंसिटी काय काय पर निर्भर करती है। सो वी कैन से, देखो एच लाइट का फिक्स, एच तो सबके लिए फिक्स है, न्यू लाइट का फिक्स है, और तो इससे फर्क क्या पड़ता है, तो आई जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ उस पे हो गया, मतलब कितने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं। जैसे इंटेंसिटी यदि ज्यादा है तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ फोटोन भी ज्यादा होंगे। ये वाली बात समझ लो थोड़ी सी, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन भी हमारे ज्यादा होंगे, एंड इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे हमारे। दूसरी बात, यदि इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उनके बीच की दूरी के डी स्क्वायर, ऐसे डी है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, लिख दें डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डी हो गया। आई आपको सवाल आता है कि हम यदि इंटेंसिटी, आपको सवाल आता है यदि हमने सोर्स से दूरी डबल कर दी, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की, मतलब जैसे प्लेट पर लाइट गिरा रहे थे, हमने दूरी डबल कर दी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी कम हो जाएगी? इंटेंसिटी कितनी कम हो जाएगी? अगर हमने दूरी डबल कर दी तो इंटेंसिटी कितनी घट जाएगी? फोर्थ से हाँ, 4 घट जाएगी, ये तो फैक्ट है, 1/4 घट जाएगी। तो इंटेंसिटी घट जाएगी, इसका मतलब है कि जो हमारे, और अब अगली चीज जो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट के। ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई, ये एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ वेव पढ़ाया मैंने, ठीक है। ये जो अभी तक जो भी मैंने बताया वो इंटेंसिटी ऑफ वेव गई है। हर कोई वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है वो इससे सेट हो जाएगा। हर वेव के लिए ऐसे ही होता है कि वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² ही रहती है, दूरी के प्रोपोर्शनल रहती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रिलेशन बिटवीन, ऐसे रिलेशन बिटवीन किसका किसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट, क्या लिख रहा हूं मैं, intensity of light and photo current।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से ये जो मेटल की प्लेट बनाई थी हम इसको उठाते हैं। इसकी तो मुझे यहाँ पर जरूरत भी नहीं लग रही, हटा इधर से, इधर ही जरूरत है उसकी। ओके, ये हमारे पास प्लेट है। प्लेट पर सोर्स से लाइट गिराते हैं हम। ये प्लेट है, प्लेट पर हम सोर्स से लाइट गिराते हैं। तो सोर्स से जब हम लाइट गिराते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। अब यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फोटोन गिरते हैं इस पे, इफ n फोटोन इंसिडेंट्स, यदि n फोटोन गिरेंगे हमारे, तो यहां से n इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। तो जो हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्ट होंगे उसी हिसाब से करंट बनेगी। सो जो सैचुरेशन, और ये बात हो रही है मैक्सिमम करंट की, अधिकतम। मान लो हर चीज से फ्री है इलेक्ट्रॉन निकलने, जैसे कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं रख रखा। अब जैसे हम पोटेंशियल यदि घटा देंगे, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगा देंगे, पोटेंशियल क्या है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा ना। तुम चाहे जितना सोर्स से लाइट भेजते रहो, तुमने पीछे से उसको पकड़ के रख लिया तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मान लो वहां से फ्री है हमारा, पीछे से अपन ने पकड़ के नहीं रखा है प्लेट को, तो इसमें से जितने फोटोन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो सैचुरेशन करंट जो होगी हमारी, सैचुरेशन करंट, करंट नहीं सैचुरेशन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। सैचुरेशन करंट हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो? मुझे ऐसे लग रहा है कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। एनीवन? किसी को कोई समस्या है तो बोलिए बच्चों। नो सर। पक्का? सर ठीक है, तुम लोग कह रहे हो। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर जो सैचुरेशन करंट है, मतलब वो तो ये होती कि जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे हो जाएंगे, मतलब सारे इजेक्ट हो जाएंगे, तो वो जैसे जितने फोटोन गिरेंगे, हर एक एक फोटोन से एक एक कर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये होती सैचुरेशन करंट में। मतलब जैसे हमेशा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि जितने फोटोन गिरे उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बट मैक्सिमम की कंडीशन में जितने फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये है। मतलब फोटोन ही तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं ना बेटा। हाँ सर। हाँ, तो फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा यही तो मतलब हुआ। यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसका एक ग्राफ और बना, एक वो और बनाते हैं जिसमें हम लोग, एक मिनट, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? आखिरी ट्राई, फिर खुद बनाएंगे। हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। अच्छा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अगर आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, ये हमें पता था। ये हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये ग्राफ बनाया था। अब हम थोड़ी सी जगह करके एक ग्राफ इधर भी बनाते हैं।
एक और ग्राफ लेते हैं। ये VI ग्राफ है। कब? जब हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये न्यू1 और न्यू2 जो है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, न्यू1 और न्यू2 जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। न्यू1 और न्यू2 जो है हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपकी अलग अलग है, जैसे आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ये सीधे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर बाहर से निकालने वाली जो है लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपको मेहनत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। ये रोकने की वाली बात है, उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। तो ये जो VI ग्राफ है हमारा, VI ग्राफ कहाँ बनाया था सबसे पहला? हमने कहाँ बनाया था? ये बनाया था सबसे पहला VI ग्राफ। ये रहा, इसी ग्राफ की ये बात हो रही है। दिखाई दे रहा है सभी को? क्यों बच्चों दिखाई दे रहा है? हाँ सर। तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगा अपना। चलो बढ़िया था सब, एकदम चंगा। तो हाफ MV, ये तो चलो वो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, तो ये ग्राफ हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ को आपको समझना आना चाहिए। इस ग्राफ में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था। तो हाँ भाई साहब, आपने देखा यहाँ पर नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है? V2 ज्यादा है V1 से। तो इसका मतलब है हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू2 ज्यादा है न्यू1 से। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये न्यू2 न्यू1 इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटेंसिटी से लेना देना है। अब इंटेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ, जैसे लाइट अगर सेम भी है, सैचुरेशन करंट का इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट और दूरी से। तो दोनों ही के शर्तों में हमारे नंबर ऑफ इंसिडेंट जो फोटोन गिरते हैं पर सेकंड वो बदल जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन बदल जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना बदल जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, यानी कि सैचुरेशन करंट बदल जाएगा अधिकतम। तो सैचुरेशन करंट यहाँ पर हमारा बदल जाएगा, बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट ये IS है, जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो IS है। IS, saturation current is constant. सैचुरेशन करंट होती है अधिकतम करंट जो बन सकती है। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने देखा, तो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हमने वो बनाने की कोशिश करी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ फोटोन के बराबर हो जाते हैं। तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल सीधा सीधा है, सीधा सीधा। इसका मतलब अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा करके डबल कर दिया तो सैचुरेशन करंट बदल जाएगा, लेकिन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आपका ये जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। दोनों चीजें आपकी कांस्टेंट हो गई। बोल दो भैया क्या क्या चीज समझ में नहीं है, पूछ लो जरा। चैप्टर हमारा लगभग समाप्त हो गया, पूछ लो चीजें। ऑलमोस्ट खत्म है चैप्टर, अब क्वेश्चन करने पे आते हैं हम सीधे। बोलो, देख लो आराम से, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई जल्दी नहीं है अपन को, आराम से देख लो। कोई चीज पूछना है तो पूछ लो। ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हिंदी में देख लो, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कहते हैं इसको हिंदी में। इसको कहते हैं प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीव्रता, तीव्रता ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में
कितनी ऊर्जा गिरती है उसको हम प्रकाश की तीव्रता में गिनती में करते हैं। सूरज के लिए यही आइटम सोलर कांस्टेंट कहलाने लगता है। चलो, प्रकाश की तीव्रता में कुछ नहीं पूछना है, तो फिर इस वाले में कुछ पूछना होगा। ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, गिरने वाली फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल में कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये जो मैंने नीचे ग्राफ बनाया, नया ग्राफ, उसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को हर एक चीज समझ में आए जो अगर पढ़ रहे हो तो। अब क्वेश्चन करने की बारी आ गई। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, और सबसे आखिरी वाली चीज ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो करंट, और नीचे वाला ग्राफ ये भी देख लो। कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर जो न्यू कांस्टेंट लिखा सर, ये भी सैचुरेशन? नहीं नहीं, न्यू का तो सैचुरेशन से कोई लेना देना नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट से। देखो, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तुम्हारी तो फ्रीक्वेंसी से ये डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। फ्रीक्वेंसी से, जैसे मान लेते हैं वर्क फंक्शन तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और तुम्हारे जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो सर मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए है, जो यस सर, फ्रीक्वेंसी यस सर, चाहिए है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लेते हैं वो है 100 हर्ट्ज की, यस सर, और तुम भेजते हो 50 हर्ट्ज की। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। मान लो तुमने 2 फोटोन भेजे 50-50 हर्ट्ज के, तो निकल जाएगी सर? अरे यार, यही तो गड़बड़ है। केवल इस बात पर डिपेंड करता है वो कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने निकलेंगे क्या है। इस बात से फर्क पड़ता है कि निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, तुमने अगर 50-50 के 4 लाख भी भेज दिए ना, तो भी वो एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे। यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है जो अपने को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। यही तो एक अजीब सी बात है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर इसको निकलने के लिए चाहिए 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, और हम 50-50 हर्ट्ज की 2 फोटोन भेज देंगे तो निकल, ऐसा थोड़ी है। फोटोन तो बहुत सारे भेजते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकलने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो फोटोन एक ही लेगा वो।
अब वो उस फोटोन में निकल पाएगा तो निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए निकालने के लिए और तुमने 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भेजी, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? नहीं नो निकलेंगे। सर। क्या होगा? निकलेगा कितने इलेक्ट्रॉन? एक। एक सर। एक ही निकलेगा। और कितना चाहिए था निकलने के लिए? मिनिमम 100। तो हर्ट्ज। तो 100 हार्ट। तो 300 हर्ट्ज के बराबर का कुछ हिस्सा, इसको पहले तो एनर्जी में बदलना पड़ेगा, ठीक है, ऊर्जा में बदलना पड़ेगा। चलो ऊर्जा के टर्म्स में हम लोग करते हैं। हमारे उसको चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर एन एग्जाम्पल, एनर्जी में बदल लिया हमने इसको। हमारे चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी, और हमने दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो होगा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन केवल निकलेगा, और बाकी बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि व्हाट वुड बी दी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आंसर दोगे? अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए तो क्या आंसर दोगे? नहीं आ रहा समझ में? सर वॉइस नहीं आई सर। अरे मैं कह रहा हूं, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, यस सर। कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। हमने यस सर। उसको जो आपतित विकिरण है, इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी हमने उसको एनर्जी जो दी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दी है। तो मैं पूछ रहा हूं कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो तुम्हारा जवाब क्या आया? एक। एक ही निकलेगा। फिर मैंने कहा कि बाकी बचेगा क्या होगा, तो तुमने क्या जवाब दिया? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसका क्या जवाब दोगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी को इसमें देना है जवाब? सर 0 से मतलब मैक्सिमम 2 तक। हाँ, 0 से 2 तक, ये एकदम सटीक जवाब आया। 0 से 2 तक, ये शुरुआत, सबसे शुरुआत मैंने आज की कक्षा की इसी से करी थी, और आप लोग उसके बाद भी भूल जाते हो। ऐसे नहीं भूलना है, भूल जाओगे तो फिर फायदा ही क्या अपने पढ़ने का है? इतनी छोटी छोटी सी बातें भूल जाओगे, ऐसे नहीं भूलना है, ठीक है? समझ गए ना? यस सर। हाँ। यस सर। आप क्वेश्चन लिखते हैं अहमदा। हमने एक चीज नहीं लिखी, मोमेंटम ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन में रिलेशन। मोमेंटम ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन में रिलेशन नहीं लिखा हमने, लिख लेते हैं इसको हम। ऐसे हम बाद में भी लिख सकते थे मैटर वेव चैप्टर में, लेकिन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अगला हम लोग वो एटम्स नहीं करते, अगला हम मैटर वेव ही करेंगे। मोमेंटम एंड क्या, मोमेंटम और क्या, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन गिर रहा है उसकी मोमेंटम और एनर्जी। तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। E इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। तो इसके अलावा जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है वो होता है एच अपॉन लेमडा, एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन P बराबर होता है एच अपॉन लेमडा। तो E बराबर कितना हो गया? PC। समझ गए हम? क्लियर है भाई? बोलो कोई परेशानी तो नहीं?
E बराबर PC और E अपॉन C बराबर P, ये मोमेंटम और इंसिडेंट रेडिएशन में रिलेशन है। क्लियर है? मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो है उस दोनों में, अब ये मोमेंटम और एनर्जी में ये रिलेशन है, ये हमारा आगे भी काम करेगा। E बराबर PC, E बराबर PC h न्यू और h c अपॉन लैम्डा, और मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। ठीक है, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। चलो शुरू से आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम अपनी। जल्दी जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा। कैलकुलेशन है इसमें, और ऑफ कोर्स कैलकुलेशन की जरूरत भी है हमें। ये क्वेश्चन है हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोली गई है, कितनी होगी? जल्दी से शुरू हो जाएं, मैं और क्वेश्चन लिखता हूं जब तक। The work function of a metal is 4.2 electron volt. Its threshold wavelength will be, threshold wavelength बतानी है। Its threshold wavelength will be, H की वैल्यू पता है क्या? 6.3 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। कर लो फिर जल्दी से। हो गया क्या? ओके, आंसर आया मेरे पास। तो एवरीवन पे मत भेजा करो ना आंसर। एवरीवन पे भेजते हो तो फिर बाकी लोग क्या भेजेंगे? प्राइवेट पे भेजा करो। ये तो आंसर तो तुम्हारा गलत है। इतनी फ्रीक्वेंसी पता नहीं कैसे हो सकती है, तुम सोच नहीं रहे? इतनी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कुछ। इतनी फ्रीक्वेंसी, ये तो कम फ्रीक्वेंसी है बहुत।
एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज नहीं किया आप तुमने जूल में। जब तुमने एच की वैल्यू जूल में डाली तो इसकी वैल्यू भी जूल में डालनी थी। सी सबकी एसआई यूनिट में कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमने बदला नहीं है। यस सर। बदलो, ऐसे कैसी गलती कर रही हो, बहकी बहकी सी गलती एकदम। ओके टू ओके ठीक है अंकित, तुम्हारा सही लग रहा है मुझे, सही है भैया। सब एसआई में करना होता है, ऐसे आद कुछ एसआई में करके छोड़ दो, कुछ ऐसी ऐसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो तो नहीं जमेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया लोग। जिसका हो गया अंकित, तुम ये अगला क्वेश्चन करो। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये सही है। काय में आई, ऐसा यूनिट क्या है इसकी शिखा, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। अरे उल्लू, वेवलेंथ है, वेवलेंथ, लेंथ की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शाबाश शाबाश, सही जा रही हो। सर मीटर में। हाँ मीटर है, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलो। जो एक्सेप्टेबल है वो एंगस्ट्रॉम है, बाकी नैनोमीटर में भी चलता है, लेकिन एंगस्ट्रॉम में लिखते हो तो लोगों को अच्छा लगता है। अच्छे से मेरा मतलब है समझ में आता है, कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। एंगस्ट्रॉम में आंसर लो, और प्लस इसके ऑप्शन में भी एंगस्ट्रॉम में आंसर दिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एंगस्ट्रॉम में निकाल दो। बस हो गया तुम्हारा, अब आगे बताओ, अगला क्वेश्चन करो। बाकी किसी से नहीं हुआ है? क्यों साधना दीदी, क्या कर रही हो तुम? ऑलमोस्ट सही है वैभव, तुमने कैलकुलेशन था गड़बड़ करी है, पर लगभग लगभग इतना ही है, थोड़ा सा ज्यादा है, तुमने कैलकुलेशन गलत कर दी शायद। लेकिन जो ऑप्शन दिए थे ना उसमें उसमें से तुम छांट पाओगे कि हाँ आंसर ये वाला सही है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल वर्जित है, कैलकुलेटर से मत कीजिएगा। कैलकुलेटर से करोगे तो ये वाले क्वेश्चन हमारे बिना कैलकुलेटर की करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किल कैलकुलेशन भी है तो भी बिना कैलकुलेटर की करने पड़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन करो बच्चों, जिससे हो गया ये वो अगला वाला करे, जिससे नहीं हुआ उसके लिए तो मैं कर ही रहा हूं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, तो हमको फाई दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बदलते हैं 1.6, सॉरी 4.2 है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमको पता है फाई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, विच मीन्स लैम्डा नॉट बराबर होगा एच सी अपॉन फाई। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, फाई की वैल्यू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा लैम्डा नॉट निकल ही आएगा। तो लैम्डा नॉट आएगा हमारा लगभग, कितना आंसर दिया,
लगभग 2955 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट। सॉल्व करोगे 2955 एंगस्ट्रॉम। अब ये मुझे कैसे पता? मैंने आंसर देखा इसका, ऐसे पता मुझे। कैलकुलेशन आपको करनी है, अगर करना है इच्छा है तो करो, नहीं करना है नहीं इच्छा है तुम्हारी मर्जी। छोड़ना है छोड़ दो, पढ़ना है पढ़ लो। इतनी देर में भी कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो फिर मजेदार काम तो नहीं है। अनिकेत, तुमसे भी नहीं हुआ है, शिक्षा से नहीं हुआ, दिव्यांशी नहीं हुआ, स्नेहा ने नहीं कर पाया, वैभव, अभिषेक, अनन्या तुम कॉपी किताब लेके, कॉपी और पेन लेके बैठी हो गए? ऐसी बैठी हो? कॉपी लिए बैठे हैं। तो तुमसे कैलकुलेशन नहीं हुई? हो गई थी, वो फॉर्मूला गलत लगा रही। मतलब उसका सही किया, वो 3 × 10⁸ का मल्टीप्लाई करना भूल गया। ओके नाइस। अगला क्वेश्चन आ गया, चलो चलो, पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, ऐसे घबराने का नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साधना तुम बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? साधना, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें? क्या इस्तेमाल करेंगे? साधना तुम हो के चली गई, खाना वाना खा रही हो, सो गई? नो सर। हाँ बताओ, बोलो। अबे अनिकेत, शिक्षा तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर नहीं पता। बे यार, तुम देखो ना इसमें दिया क्या क्या है। हमको दिया है इंसिडेंट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ, सॉरी, इंसिडेंट यस वेवलेंथ सर। है ना। इंसिडेंट वेवलेंथ गिवन लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया है? द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप। ये क्या दिया हुआ है हमें? स्टॉपिंग सर पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, इफ द इंसिडेंट चेंज टू, मतलब लेमडा 1 दिया ये, और वीएस 1 दिया, तो लेमडा 2 3000 एंगस्ट्रॉम रख दिया, तो VS2 कितना हो जाएगा ये बोला है। तो इंसिडेंट वेवलेंथ और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कौन से फॉर्मूले में आता है? गिनती के तो फॉर्मूले चैप्टर में। चलो मैं पीछे पलटता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है, इधर पे फॉर्मूला है ये, I बराबर एच न्यू एन एच न्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम। ये वाला भी काम नहीं कर रहा है। सर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वेरी नाइस, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, जिसमें न्यू की जगह हम एच सी अपॉन लेमडा बराबर फाई प्लस ई वी एस लिखते हैं। वी एस की जगह वी, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा, और वी एस तो वी एस है ही, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो बस काम बन जाएगा अपना। देख लो, कर लो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और बार बार बच्चों, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही हमारे को करना पड़ेगा, बार बार सिलेबस में है ही वही। और मॉडर्न फिजिक्स एक अच्छा अमाउंट आता है। इतना टाइम हो गया, जैसा कि मुझे भी लगता है पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली पिछले साल से तो टफ आएगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें टफ वो बना ही नहीं सकते एक लिमिट से ज्यादा, फिर तो वो उसमें गणित ज्यादा आ जाती है ना, और गणित के तो हम लोग हैं ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें। ये है। मेरे पास आंसर भी आ गया, क्या बात है। वैभव का आंसर आया है। ओके लेट्स सी, ऑप्शन देखूं क्या क्या है इसमें। अरे ऑप्शन तो बड़े आसान से इसमें ऑप्शन है। एक एक ऑप्शन है 2 वोल्ट, दूसरा है लेस देन 2 वोल्ट, तीसरा है 0, चौथा है ग्रेटर देन 2 वोल्ट। ऐसे ऑप्शन है इसमें, 2 वोल्ट, लेस देन 2 वोल्ट, 0 और ग्रेटर देन 2 वोल्ट, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। और फिर भी तुम तो वैल्यू निकालो।
तुमने यार शिखा फिर से भेज दिया ऐसे सबको है। पता नहीं क्या करती हो। इक्वेशन लगाई हमने एच सी अपॉन लैम्डा 1 बराबर 5 प्लस ई वी एस 1 और एच सी अपॉन लैम्डा 2 बराबर 5 ई वी एस 2। ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू 2। हम लोग के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालना भी बड़ी बात नहीं है। देखिएगा तो यहाँ पर फाई की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस ई वी एस 1 और ये फाई की वैल्यू लेके इधर फिट कर दी हमने तो निकल के आएगा एच सी अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू फाई की वैल्यू क्या लिख दी हमने एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस ई वी एस 1 सफिक्स में है ये वी एस 1 ई वी एस 1 प्लस ई वी एस 2 और सारी वैल्यूज रखेंगे हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 की दी हुई है हमें एच सी कांस्टेंट होता है ई की वैल्यू रखेंगे वी एस 1 की वैल्यू रखेंगे हम और वी एस 2 की वैल्यू हम निकाल देंगे मतलब सारे एक इक्वेशन में सब वैल्यू दी है वी एस 2 को छोड़ करके तो वी एस 2 की वैल्यू यहां से हमारी निकल आएगी। अब हाँ ऑफ कोर्स कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी हेयर यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट बट क्योंकि उसमें ऑप्शन ऐसे दिए थे दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो कोई को कुछ कहना है क्या? कोई को कुछ भी कहना हुआ करे ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो बोल दिया करो। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। आज वेदिका नहीं आई आज तुम्हारी क्लास में है और कौन नहीं आया निकेत अंशुमन आया है साधना नहीं है साधना आई है वेदिका नहीं आई एक और कोई लड़की है क्या नाम उसका बहुत कम आती है वो क्यों साधना क्या नाम उसका तीसरी लड़की जो है तुम्हारी क्लास की साधना है वेदिका है और एक और है पता नहीं क्या है एक और नाम है। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको ये सब आए हुए वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। Work function of a metallic surface is 5.01 electron volt. The photoelectrons are emitted when light of wavelength itne angstrom falls on it. The potential difference of light to stop the fastest photoelectron is the work function of a metallic surface is 5.01 the photoelectron fastest का मतलब है सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसने इस्तेमाल कर ली। फास्टेस्ट का मतलब यही हुआ सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर ली यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बताना है हमें। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो हम लोग पोटेंशियल देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटेलिक सरफेस कार्य फलन दिया हुआ है और तरंग दैर्ध्य दी हुई है हमें पोटेंशियल बताना है बस। कार्य फलन दिया हुआ है और इंसिडेंट तरंग दैर्ध्य भी दी रखी है हमें वो निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट इट्स ओके।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन कार्यफलन 5 दिया हुआ है, 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटॉन्स आर एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य दी हुई है हमें इंसिडेंट वाली 2000 एंगस्ट्रॉम। Vs निकालना है हमें, कुछ फॉर्मूला लगाएंगे हम। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन H C अपॉन लैम्डा बराबर 5 प्लस EVS। इससे Vs कितना हो जाएगा, H C अपॉन लैम्डा माइनस 5, E का डिवाइड हो जाएगा नीचे दोनों में। तो तुम्हारे लिए अभी E का डिवाइड हो गया ना, इससे पता तुम्हें क्या फायदा है, इससे तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलने में फायदा है, तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान दिखेंगी। सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन आ रहा 1.9 into 10 to the power minus दीदी 19। दीदी वर्क फंक्शन दिया है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मतलब सर वो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, 1.9 into 10 to the power minus 19। 1.9 into 10 to the power minus 19। मुझे तो नहीं लगता इतना आना चाहिए। सर 7.3 वोल्ट। ऑप्शन दे क्या, ये तुम लोग के आंसर सही नहीं दिख रहा है मुझे, ऑप्शन दे दें। यस सर। ये किसका है, अनिकेत का। हाँ अनिकेत का सही आया, खचाक एकदम। लो ऑप्शन ले लो तुम लोग। ये इसके ऑप्शन है चारों, 1.2, 2.24, 3.6, 4.8। ये इसके ऑप्शन है। सही है, अभिषेक का भी सही आया, अनिकेत का भी सही आया, अभिषेक का भी सही है। अनन्या तुमने आज एक भी आंसर नहीं दिया है। ऐसे तो नहीं चलेगा, दो दो तीन तीन लोग आंसर दे रहे हैं, कभी किसी का आ जाता है कभी किसी का आ जाता है। फिर गलत भी दो, कम से कम दो तो आंसर, ऐसा तो लगना चाहिए कि मुझे कक्षा में छात्रों का पार्टिसिपेशन चल रहा है। सर। हाँ बोलिए। सर। हाँ सुन रहा हूँ बेटा, बोलिए। नहीं बोल रहे हो? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका बच्चों, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये अगला क्वेश्चन सर है। 1.2 आ रहा। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए सही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। सब हाँ बोला तो 1. हाँ तो मैंने बोला ना, हाँ सही है। मेरी आवाज आ रही है ना शिखा? ये अगला क्वेश्चन है अपना, इसका तो तुरंत आंसर दे सकते हो, ये पुराना कभी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सर रुक रुक के आ रही। अच्छा तो बाकी लोगों को मेरी आवाज कैसी आ रही है अनन्या? सर क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। ठीक है चलो, इनके फोन में गड़बड़ होगी।
क्या आंसर है इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट? क्या डिपेंड करेगा? ओके ठीक है, अनन्या का, शिखा का भी ठीक है, शिक्षा का भी ठीक है, अभिषेक का भी ठीक है। तो सभी को लगभग समझ में आ गया क्या आएगा आंसर। तो इंटेंसिटी जो है वो आई है, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है बच्चों, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये काय पर डिपेंड करती है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर। एक यही है आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैचुरेशन करंट के, सैचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैचुरेशन करंट। अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हैं। ये दोनों लगभग एक ही चीज है, तो ये डिपेंड करती है। ठीक है, फिर आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। और क्या है, ये चैप्टर मेरे लिए हो गया खत्म। आप लोग इसके क्वेश्चन करो, अगर मुझसे पूछना है तो पूछो। 4-5-6 क्वेश्चन करा दिए हमने, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन करोगे, आपको लगेगा कि यार सब क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे से। जो नहीं होंगे वो मेरे हिसाब से केवल कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, जो नहीं होंगे। बाकी इसमें कोई बड़े फॉर्मूले है नहीं है, कोई बड़ी चीजें है नहीं है। थ्योरी जो थी वो मुझे ऐसे लगता है आप लोग को ठीक ठीक समझ में आई है। तो बस ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है भाई, यस सर। चलिए भाई, Thank ओके बाय। वेलकम बेटा, बाय। मैं अभी भेज देता हूँ, वो जो वो सब है मैं भेज देता हूँ अभी। क्लास ही बंद नहीं हो रही।